नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल हमने पढ़े थे हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 प्रश्नों को हमने विश्लेषण साथ पढ़ा था। उसी प्रकार से आज भी हम इस क्लास के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को 10 प्रश्नों को व्याख्या करते हुए हल सहित इनको यहाँ समझेंगे। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न ऑफ फर्स्ट, राजा। राजा शब्द का विश्लेषण है। राजा शब्द का विश्लेषण है, यानी राज, राज्य, राजकीय या फिर राजेश। तो दोस्तों शब्द है राजा, और जब राजा शब्द का विशेषण की बात करते हैं, किसकी? विशेषण की, तो राजा शब्द का विशेषण शब्द होगा राजेश। राजाओं में इस, राजेश यानी राजाओं में इस यानी बड़ा, राजाओं के अंदर बड़ा, तो ये राजेश जो शब्द हैं ये राजा शब्द का विशेषण शब्द हैं। राज अलग हैं, राज यानी राज करना, राज्य यानी एक राज्य, और राजकीय यानी सरकारी। लेकिन राजेश जो हैं इसका मतलब होता है राजाओं में बड़ा, या इस कह सकते हो तो राजा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला यानी शुद्ध शब्द आपको बताना है। 4 शब्द दिए हुए, उनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, और बाकी सब 3 शब्द होंगे गलत, एक होगा एक बिल्कुल सही। पहला है पारिवारिक, दूसरा है पारिवारिक, तीसरा है पारिवारिक, और चौथा है पारिवारिक। दोस्तों पारिवारिक शब्द हमें बताना शुद्ध शब्द, तो परिवार प्लस इक प्रत्यय है। परिवार प्लस इक प्रत्यय लगने से बनाए पारिवारिक शब्द। क्या बनाए? पारिवारिक। और पारिवारिक जो हैं वो शुद्ध शब्द हैं पारिवारिक। बोलते हैं वैसे ही पता चल जाता है पारिवारिक, यानी बिल्कुल ज़्यादा ध्वनि नहीं, जोर नहीं देना पड़ रहा है री की मात्रा पे। तो पारिवारिक शब्द जो हैं दोनों ही री जो है वो छोटी आती है। पारिवारिक यानी हमारा सही आंसर है पारिवारिक। पारिवारिक गलत है, पारिवारिक गलत है, पारिवारिक भी गलत है। तो सही शब्द कौन सा है? पारिवारिक। स हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? मतलब यहाँ 4 शब्द दिए हुए, उनमें से आपको वो शब्द बताना है जो तत्सम नहीं है। यानी तत्सम एक शब्द नहीं है, इसका मतलब 3 शब्द तो यहाँ तत्सम है। तो देखिए यहाँ पर एक है कान, नेत्र, अस्थि और दूध। ये तीनों देखिए, कान जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं, क्योंकि इनका जब तद्भव रूप हम करते हैं तब बनता है कान। क्या बनता है? कान। नेत्र जो है ये भी तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तद्भव रूप है वो होता है आँख। तद्भव रूप क्या होता है इसका? आँख। ठीक है। अस्थि जो है, अस्थि का तद्भव रूप होता है हाथ। अस्थि शब्द का तद्भव रूप होता है हाथ। अब दूध जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम रूप होगा, इसका तत्सम रूप क्या होगा? दुग्ध। यानी ये तत्सम में होता ये, तो यहाँ दुग्ध लिखा हुआ होता। क्या लिखा हुआ होता? दुग्ध। दूध को तत्सम में दुग्ध लिखा जाता है। और ये यहाँ पर क्या है? ये तद्भव दिया हुआ है, और प्रश्न है कि तत्सम शब्द नहीं है। तो ये दोस्तों तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि ये तो तद्भव शब्द है। बाकी तीनों के तीनों ये तद्भव रूप होता है, ये तीनों ही तत्सम रूपी है। प्रश्न नंबर 4 है, जो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है। यानी आपको वो शब्द बताना है जिसका अर्थ होता है कि जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके। ठीक है। अवर्णनीय, अकथनीय, अगाध, अकल्पनीय। दोस्तों अवर्णनीय का मतलब होता है जिसका वर्णन न हो, जिसका वर्णन न हो, जिसका वर्णन न हो। ठीक है। और अकथनीय का मतलब होता है जो व्यक्त करने योग्य न हो, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो व्यक्त
नहीं किया जा सकता, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, अव्यक्त। अगात का मतलब होता है गात यानी गहरा, और अगात यानी जो गहरा नहीं है, जो गहरा नहीं है, ठीक है। और अकल्पनीय का मतलब होता है कल्पना से परे, कल्पना से परे यानी जिसकी कल्पना न की जा सके। लेकिन हमारा प्रश्न है कि जो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके यानी जो अकथनीय है, वो हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर है। अकथनीय जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, काया पलट होना का तात्पर्य है, यानी काया पलट होना इसका तात्पर्य बताना, अर्थ बताना है। इसमें दिया हुआ है अस्वस्थ, बिल्कुल रंग ढंग बदल जाना, पतला हो जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अस्वस्थ का मतलब तो होता है जो बीमार नहीं है, जो बीमार जो बीमार है, जो बीमार है मतलब स्वस्थ नहीं है, जो बीमार है वो अस्वस्थ है। बिल्कुल रंग ढंग बदल जाना यानी रंग और ढंग बदल जाएगा तो उसकी काया क्या होगी, पलट जाएगी। काया पलट जाना, काया पलट जाना, रंग ढंग बदल जाना यानी उसकी काया पलट जाना। और पतला होना यानी दुबला होना, दुबला होना। और इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है, मतलब इसका हमारा सही आंसर जो है बिल्कुल रंग ढंग बदल जाना, काया पलट जाना, ये हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 है, वागिस शब्द में प्रयुक्त संधि है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। वागिस शब्द, देखिए शब्द क्या है, शब्द है वागिस, हमें बताना इसमें संधि कौन सी है। तो देखो पहले वागिस शब्द की बात करें तो वागिस शब्द जो है इसके जब टुकड़े करते हैं तो होता है वाक प्लस इस। क्या होता है, वाक प्लस इस, वाक प्लस इस होता है। संधि की बात करें तो इस वागिस शब्द के अंदर संधि वाक प्लस इस, ये इसका संधि विच्छेद हो गया, और संधि होती है इसमें व्यंजन संधि। कौन सी संधि होती है, व्यंजन। अब क्यों होती है तो देखिए, शब्द वागिस व्यंजन संधि का नियम है कि अगर हलंत क के बाद में कोई घोष वर्ण आए, कौन सा वर्ण आए, घोष वर्ण, घोष वर्ण आए, लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर, किसको, पंचम वर्ण को छोड़कर, घोष वर्ण आए लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर आए, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब ये घोष वर्ण जो है, घोष वर्ण, घोष वर्ण दोस्तों, घोष वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर भी घोष वर्ण है। और इसके अलावा य, व, र, ल और ह, ये सारे घोष वर्ण होते हैं। और ये अगर हलंत क के बाद में आए तो क का, हलंत क के बाद में ये पंचम वर्ण या घोष वर्ण आए तो जो क है उसका क्या बन जाता है, उसी वर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो बन जाता है। तो क का तीसरा वर्ण हो गया क, ख, ग। तो ग था तो ये क हो गया, और क का ग बन गया, वागिस हो गया। वाक प्लस इस बराबर वागिस। तो दोस्तों ये कैसा है प्रश्न, अब देखिए प्रश्न ये इसकी व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या हमने अच्छी तरह से समझा दिया है। अब यन संधि आपको पता है, अब हमारा इसका सही आंसर तो हो गया व्यंजन संधि। ठीक है, ये विसर्ग भी नहीं है और स्वर भी नहीं है और यन भी नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, सच्चाया शब्द का संधि विच्छेद है। शब्द है सच्चाया, क्या है,
सच्चाया शब्द जो है इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो सच्चाया शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होता है सत प्लस छाया। क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो ये कि इसमें भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, और इसका नियम है, व्यंजन संधि का इसमें नियम है त या द, त या द के बाद में अगर च या च आ जाए तो त या द का क्या बन जाएगा? च बन जाता है। यानी त या द के बाद में च या च आ जाए तो त या द का च बन जाता है। इसलिए यहाँ त जो था चत प्लस साया, ये हमारा सही आंसर है। इस त का च बन गया तो सच्चाया बन जाता है। ये है बिल्कुल इसका सही आंसर। ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत है। अब प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है निष्काम शब्द का विलोम शब्द है, यानी निष्काम शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो एक अकाम, निकाम, सकाम या सकर्म। दोस्तों अकाम का मतलब होता है बिना काम का, आप कह सकते हो बिना काम का। अकाम यानी बिना काम या बिना काम का। निकाम यानी ये भी बिना काम का ही हुआ, बिना काम, निकाम। और सकाम यानी काम सहित, काम सहित। ठीक है, और सकर्म का मतलब होता है ये कर्म सहित होता है। सकर्म का मतलब होता है कर्म सहित, कर्म सहित। तो दोस्तों और निष्काम का मतलब भी होता है बिना काम। क्या होता है? ये यहाँ लिखते हैं, निष्काम यानी बिना काम। तो ये तो अकाम, निकाम सेम हो गए। सक्रम बिल्कुल अलग है, ये क्रम सहित होता है। लेकिन सकाम जो है यानी काम सहित, ये इसका विलोम हो गया। ठीक है, निष्काम का विलोम होता है सकाम। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 जो है जिसकी गति रुक जाए के लिए एक शब्द, जिसकी गति रुक जाए। अगति, अवरुद्ध, गत्यात्मक या अभिमुख। दोस्तों अगति का मतलब होता है गति न होना, गति न होना, तो ये तो नहीं है। अवरुद्ध, अवरुद्ध यानी रुकावट, रुकावट यानी गति रुक जाना, गति रुक जाना। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जिसकी गति रुक जाना, अवरुद्ध। और गत्यात्मक होता है गति प्लस आत्मक, गत्यात्मक ये भी चलना ही होता है, गत्यात्मक गति करना। ठीक है, गत्यात्मक मतलब गति करना। और अभिमुख यानी मुख के सामने, अभि यानी सामने और मुख के सामने। तो अभिमुख का मतलब क्या हुआ? मुख के सामने, ये नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर है अवरुद्ध। और 10वां प्रश्न जो है आज का हमारा लास्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना इसमें। तो एक है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा। दोस्तों प्रतीक्षा गलत है, प्रतीक्षा भी गलत है, प्रतीक्षा जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, और प्रतीक्षा भी गलत है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पिछली परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के व्याकरण के प्रश्न। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।